देखो मैं और एक बात क्लियर कर देता हूँ। हमने आज शुरू किया पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहला मेन पर्सन कौन है? अकाउंटेंट मैनेजर है, जिसके पास कॉर्पोरेट अथॉरिटी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सीआर का, सेफ्टी क्वालिटी पॉलिसी वगैरह एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं देखेगा, और रिजर्वेस आ रहा है कि नहीं, जिनको जो रिजर्वेस चाहिए काम करने के लिए वो देखेगा। उसको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सीआर का, उसको छोड़ दो, वो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देख पाएगा सीआर के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? मेंटेनेंस हो रहा है ना। तो मेंटेनेंस किसके हिसाब से होना चाहिए? सीआर 145 के हिसाब से होना चाहिए। वो सीआर 145 के हिसाब से होना चाहिए। उसको कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? नॉमिनेटेड पर्सन। इनके पास हमने बोला कि काफी एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेंटेनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, सीआर का वर्किंग नॉलेज है। यहाँ पे सीआर मतलब सीआर 145 और डिफरेंट सीआर जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, तो उनके बारे में नॉलेज है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन को सीआर के हिसाब से कंप्लाई करके कैसे चलाएंगे, ये कैसे प्रूफ करेंगे? कोई आइडिया है आपको? ये प्रूफ करेंगे ना। आप इंटरव्यू में जाते हो, आप बोले मेरे को इसके बारे में, इस सिस्टम के बारे में काफी नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये जो नॉमिनेटेड पर्सन है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को, एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एक प्लान बना के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। देखो, हम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन स्कोप रहता है कि नहीं? रहता है ना। कल बताया था मैं लास्ट क्लास में, हाँ कि नहीं? उस स्कोप के हिसाब से ये तो पहले पता करेंगे तुम्हारे लिए कौन सा स्पेसिफाइड सीआर एप्लीकेबल है, और उस सीआर के हिसाब से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को, तुम्हारी स्कोप जितना लिए हो अप्रूवल, उसके हिसाब से कैसे चलाना है, क्या बनाएंगे? एक मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की पूरा प्लान तैयार करेंगे, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करना है, और ये रिप्रेजेंट करेंगे किसके पास? ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, अकाउंटेंट मैनेजर किसके पास। ओके, समझ में आया? और ये जो नॉमिनेटेड पर्सन है, इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनेटेड पोस्ट होल्डर्स भी बोला जाता है, और इनको डीजीसी एक्सेप्ट करता है किसमें? सीए फॉर्म 4 में। देखो, अकाउंटेंट मैनेजर की केस में सीए फॉर्म 4 नहीं बोला था, किसकी केस में बोल रहा है? सीए फॉर्म 4, नॉमिनेटेड पर्संस की केस में, ठीक है। तो इनको डीजीसी एक्सेप्ट करेगा, तभी तुम ऑर्गेनाइजेशन में इनको क्या रख सकता है? नॉमिनेट करके रख सकता है आज ए डिफरेंट नॉमिनेटेड पर्संस। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो आज जाके अपेंडिक्स 5 में देख लेना कि सीए फॉर्म 4 का दिया है, क्या दिया है? फॉर्मेट। तो ये सीए फॉर्म 4 भर के, इनका डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा के एक कॉन्फिडेंशियल कवर में डीजीसीए को फॉरवर्ड किया जाएगा। वेरी सिंपल। और डीजीसीए उसको जब एक्सेप्ट करेगा तो उनको बुलाएगा, उनका इंटरव्यू होगा, डीजीसीए उनको एक्सेप्ट करने के बाद तुम उनको नॉमिनेट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। फिर बाद में तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या प्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्या? मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इनका 3 चीजें हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, उसके लिए मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, और इनके लिए सीए फॉर्म 4 भरते हैं, और इनको ही पूरा का पूरा सीआर का वर्किंग नॉलेज होता है। ओके, और ये सारे प्रोसीजर्स के ऊपर भी ध्यान देंगे कि प्रोसीजर्स आर मेक क्लियर हु deputizes for any particular person in the case of lengthy absence of the said person। ये भी मैनेज करेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एब्सेंट रहता है बहुत टाइम के लिए, तो उस केस में कैसे मैनेज करना, वो भी इनके पास स्किल होगा, प्रोसीजर्स पहले से ही बना देते हैं। तो ये 4 चीजें इनका हो गया। कोई डाउट है? समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है? तो तुम क्या बोलोगे? नॉमिनेटेड पर्सन। ओके, अभी ये नॉमिनेटेड पर्सन
जो अकाउंटेबल मैनेजर ने यहाँ पे देखना एक सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉलिसी बना रखा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देख रहे हो? इस सेफ्टी एंड क्वालिटी की पॉलिसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस का लोग काम कर रहे हैं कि नहीं है, इस चीज को देखने के लिए ये जो अकाउंटेबल मैनेजर है क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। किसको? एक पर्सन को, जो देखेगा किस चीज के लिए, पॉलिसी के हिसाब से ये नॉमिनेटेड पर्सन काम कर रहे हैं कि नहीं। इनको भी सीआर का वास्ट नॉलेज होगा, ठीक है, और उससे फीडबैक रिसीव करेगा, और ये डायरेक्टली अकाउंटेबल मैनेजर को एसेसिबल है, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बताते रहेगा, मतलब ये स्पाई है। क्वालिटी मैनेजर भी बोला जाता है इसको, क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टाफ भी बोला जाता है, क्वालिटी ऑडिटर भी बोला जाता है, क्वालिटी इंजीनियर भी बोला जाता है, बहुत सारा नाम है, लेकिन काम एक ही है, क्या है कि जो हमने सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉलिसी रखा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम 65 नंबर रिक्वायरमेंट में पढ़ेंगे, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है कि नहीं, अकाउंटेबल मैनेजर को जाके बताना। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर ही इसको क्या किया है, क्या किया है, अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है, अपॉइंट किया है सर। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कंसंट्रेट ऑन द हाईलाइटेड पॉइंट्स, यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ बार बार, दिख रहा है? हेलो, नॉमिनेटेड पर्सन काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाएंगे, और वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं उसको देखने के लिए अकाउंटेबल मैनेजर क्या कर दिया, इधर एक क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, मतलब अपना सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉलिसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ये चला रहे हैं कि नहीं, क्रॉस मॉनिटरिंग करने के लिए अकाउंटेबल मैनेजर ने एक क्वालिटी मैनेजर अपॉइंट कर दिया, एक क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टाफ अपॉइंट कर दिया, जो कि अकाउंटेबल मैनेजर को डायरेक्टली एसेसिबल है, ठीक है, डायरेक्टली उसके पास जाके रिपोर्ट कर सकता है इनके बारे में। किनके बारे में? नॉमिनेटेड पर्सन के बारे में। समझ में आया? समझ में आया रघुराम सर? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? समझ में आया ना सर? ओके, तो अभी हम तीसरा पर्सन के बारे में बात कर दिया, किसके बारे में? क्वालिटी पर्सन के बारे में, जिसको कि हम क्या करते हैं, वो क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैटर्स के बारे में देखते रहते हैं और इन्फॉर्म करते रहते हैं अकाउंटेबल मैनेजर। ओके, उनका वही काम है, काम नहीं करना, काम हो रहा है कि नहीं क्वालिटी एंड सेफ्टी पॉलिसी के हिसाब से वो देखते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चलता है। अभी डी पैराग्राफ ये रहा, डी पैराग्राफ में किसी पर्सन के बारे में नहीं बोला गया है, क्या बोला है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव ए मेंटेनेंस मैनआवर प्लान। देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पर्सन काम कर रहे हैं, आपके पास काम कितना है, ओके, और कितना आवर का प्लान कर रहे हैं, आवर कितना है, काम कितना है, उसके हिसाब से आप मैनेज करके वो काम को कैसे टाइमली प्लान करोगे, परफॉर्म करोगे, सुपरवाइज करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, क्वालिटी मॉनिटरिंग करोगे और कंप्लीट करोगे इन अकॉर्डेंस विथ योर अप्रूवल। उस चीज के लिए तुम क्या बनाते हो? मेंटेनेंस मैन्युअल प्लान, नाम ही इंडिकेट करता है तुम मेंटेनेंस कितना अवेलेबल है, कितना आवर का, उस मेंटेनेंस करने के लिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पर्सन है, क्लियर है? तो उसको बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट एक बनेगा, पर्सन से रिलेटेड होगा और मेंटेनेंस की काम कितना अवेलेबल है उसकी आवर से रिलेटेड होगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मेंटेनेंस मैन्युअल प्लान। समझ में आया? तो आपको एक मेंटेनेंस मैन आवर प्लान बनाना है, और उसमें काफी चीजें हैं, जब हम एएमसी में जाएंगे इस डी पैराग्राफ का तब हम पता करेंगे कि कब कोई एब्सेंट रहता है तो उसकी केस में क्या होगा, कब ज्यादा काम आ जाता हो तो उसकी केस में मेंटेनेंस मैन्युअल प्लान को, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से चेंजेस मॉडिफाई किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें रहता है, ठीक है।
तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटेनेंस मैनुअल प्लान में रहना चाहिए, ताकि सही तरीके से प्लान हो, परफॉर्म हो, सुपरवाइज हो। मतलब कुल मिला के एक बात में बोला जाए तो मेंटेनेंस सही तरीके से हो। समझ में आ रहा है? इसके बाद आते हैं, हाँ बोलो। इसके बाद आते हैं पैराग्राफ नंबर ई में। पैराग्राफ नंबर ई में किसके बारे में बोला गया है? Organization shall establish and control the competency of the personnel involved in maintenance, development of maintenance programming, airworthiness review, management and or quality audits in accordance with a procedure and standard agreed by DGCA। देखो ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन पूरा हाईलाइट करना पड़ रहा है। क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पर्सनल्स काम कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस का हो, मैनेजमेंट का हो, या मेंटेनेंस प्रोग्राम डेवलपमेंट करने में हो, या एयरवर्दनेस रिव्यू करने में हो, या मैनेजमेंट का पर्सनल हो, या क्वालिटी का पर्सनल हो, कोई भी पर्सन हो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो उनका क्या कंट्रोल करना है? कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करना है। कॉम्पिटेंसी इन द सेंस ऑफ, मान लो आज तुम्हारे पास, थोड़ा पीपीटी ऑन कर रहा हूं, ठीक है? इस केस में हमको समझने के लिए थोड़ा पीपीटी चाहिए। कॉम्पिटेंसी क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मतलब आपके पास कितना नॉलेज है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, आपके पास कितना मॉड्यूल्स है, कितना एक्सपीरियंस है, इट्सेट्रा। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है, और आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, कितना मतलब एक्यूरेटली, वो डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर। इन चीजों को अगर हम प्लस कर दे, तो आपके पास को एक वर्ड में हम यूज करेंगे, उस वर्ड का नाम क्या है? कॉम्पिटेंसी। मान लो आपके पास एक कॉम्पिटेंसी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर, दैट इज एयरबस 320 के ऊपर। कब? 2001 में था, आपने लाइसेंस लिया था, आप कॉम्पिटेंट थे, कॉम्पिटेंसी था, काम कर रहे थे। आज अगर आप एयरबस 320 आज की डेट में अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज का डेट कितना है? ईयर कौन सा है? ईयर कितना है? 2021 है। तो आप इसके ऊपर जब काम करने के लिए जा रहे हो आज की डेट में, तो ये जो एयरक्राफ्ट आया है ना, इसकी टेक्नोलॉजी में, इसमें टेक्नोलॉजी में, और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर में, इसकी मेंटेनेंस डाटा में, इसकी सिस्टम्स में बहुत सारी क्या हो जाती है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में, जो सीआर बोलते हो, रूल्स बोलते हो, उसमें क्या हो जाती है? चेंज हो जाते हैं। और आपको इतना साल के अंदर, 20 साल के अंदर आपके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? अगर नॉलेज अपडेट नहीं है, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, वो एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, तो आपको इसके ऊपर कॉम्पिटेंट नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनकॉम्पिटेंट। आप तो कॉम्पिटेंट है, फिर भी इनकॉम्पिटेंट बन जाते हो, क्योंकि आप एक ही चीज नहीं कर पाया। क्या चीज नहीं कर पाया? क्या नहीं कर पाया? लिखा ना मैंने, बोला करो। अपडेट नहीं कर पाया। जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर, मेंटेनेंस डाटा सिस्टम, कुछ भी चेंजेस आता है अपडेट, उसके साथ अपडेट रहना चाहिए। और उस अपडेट करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है, क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी कंट्रोल। आपकी कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगी? आपकी कॉम्पिटेंसी को पहले असेसमेंट करेगी, आपके पास कितना नॉलेज है। आपको ट्रेनिंग चाहिए तो देगी,
आपको फीडबैक रिसीव करेगी आपका, आप किस सिस्टम्स के ऊपर काम करना अच्छा पसंद करते हैं, किसमें तकलीफ होता है, ये सारी चीजें। खाली एक को नहीं, खाली मेंटेनेंस पर्सनल को नहीं, सारे टाइप का पर्सनल को। तो इस कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करने के लिए वो क्या बना रहा है, एक प्रोसीजर बना रहा है और डीजीसीए से एग्री करवा रहा है। तो ये रहा पैराग्राफ नंबर ई में दिया है, ठीक है, समझ में आया। और जब भी कब हम इसका कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करते हैं तो हमें किस चीज की ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन परफॉर्मेंस की ध्यान रखा जाना चाहिए। किस चीज की ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमन फैक्टर या ह्यूमन परफॉर्मेंस की ध्यान रखना जाना है। क्या होता है इस केस में, जब आप किसी को कॉम्पिटेंट बनाने के चक्कर में कंटिन्यूअसली आप उसको क्या देते हो, ट्रेनिंग देते हो। इस अपडेट के लिए आप क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे। कौन दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेनिंग दे रहा है आपको अपडेट करवाने के लिए, क्या फ्री में दे रहा है, इसके ऊपर वर्क करवाने के लिए दे रहा है ना, हाँ कि नहीं। अगर इसके ऊपर वर्क करने के लिए दे रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने के लिए बात है कि मान लो एक पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। ये तीनों पर्सन एक टाइप का हो सकते हैं क्या मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई छोटा छोटा मोटा पतलू लंबा, छोटा हाइट का लंबा हाइट का, ऐसे कुछ भी हो सकता है। हर एक पर्सन का एक कैपेबिलिटी होता है, एक लिमिटेशन होता है, हाँ कि नहीं। एक कैपेबिलिटी होता है, एक लिमिटेशन होता है। उसको ध्यान रखते हुए उनको क्या देना है, ट्रेनिंग तो देना है, अच्छी बात है, लेकिन उनको उनके ऊपर काम करवाना, कंपल्सरी करवा देना, उसका मतलब फोर्स नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन। मान लो ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये मान लो ये एयरक्राफ्ट का क्या है, फ्यूल टैंक है। यहाँ पे एक छोटा सा होल है, इस होल को क्या बोलते हैं, मेन होल बोलते हैं, ठीक है। इस मेन होल के अंदर घुसने के लिए मान लो ये एक पर्सन है, क्या है, ये एक पर्सन है, ये घुस सकता है। मान लो ये एक पर्सन है, ये घुस सकता है क्या इस होल के अंदर, घुस नहीं सकता। दोनों को आपने ट्रेनिंग दिया, नॉलेज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आपने कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करके रख रहे हो, सही बात है। लेकिन ये पर्सन घुस सकता है, लेकिन ये पर्सन घुस के काम कर सकता है क्या, तो आप इसको मजबूर कर सकते हो, जा इसके अंदर घुस और काम कर। इसको क्या बोलेगा, मॉनिटर कर या जो भी कर। इस चीज की नोटिस रखना चाहिए, इसको आप कंपल्सन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे इसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन फैक्टर प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स क्या है, इसको अगर समझ में नहीं आता है आप ह्यूमन फैक्टर प्रिंसिपल, तो आप एटलीस्ट ये समझ लीजिए, ह्यूमन का क्या कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए, इसको एक वर्ड में बोलेंगे ह्यूमन परफॉर्मेंस। ओके, ह्यूमन परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उसका कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस के ऊपर। हर किसी का कुछ प्लस पॉइंट रहता है, वो कैपेसिटी क्या है, हर किसी को कैपेसिटी बोलेंगे, हर किसी का माइनस पॉइंट रहता है, उसको बोलेंगे लिमिटेशंस। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हैं, उसको कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करना है और उसको क्या देना है, काम सबमिट करना है। ऐसा नहीं है आप कॉम्पिटेंसी कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बोल के जबरदस्ती काम करवाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो आप कॉम्पिटेंसी कंट्रोल करते टाइम ह्यूमन फैक्टर का, ह्यूमन परफॉर्मेंस का क्या करोगे, अप्लाई करोगे। कहाँ कहाँ पे अप्लाई करोगे, डिजाइन में भी, सर्टिफिकेशन में भी, ट्रेनिंग में भी, ऑपरेशंस में भी, मेंटेनेंस में भी, हर जगह। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एफ, एफ में क्या बोला है, द ऑर्गेनाइजेशन shall ensure that personnel who carry out and control continuing airworthiness NDT क्या करते हैं, जो पर्सनल कैरी आउट करते हैं एनडीटी। देखो एयरक्राफ्ट में एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब कंपोनेंट को, स्ट्रक्चर को विदाउट डिस्ट्रॉय किए आपको क्या पता करना है,
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है, ऐसा एक मेथड है। कितना मेथड से एएमसी में पढ़ेंगे, ठीक है, एएमसी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो पर्सन्स आते हैं उनके लिए कोई डीजीसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे जाके वो एनडीसी का ट्रेनिंग लेंगे। तो उसके लिए डीजीसीए ने कुछ अदर बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की अप्रूव्ड, उनको क्या किया है डीजीसीए ने रिकॉग्नाइज किया है। तो वो वहां से जाके क्वालिफाई होंगे, क्या होंगे, वहां से क्वालिफाइड होंगे इन अकॉर्डेंस विथ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड मतलब डीजीसीए, वो वहां से तुम क्वालिफाइड हुए तो तुमको बोला जाएगा डीजीसीए का रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से तुम क्वालिफाइड होके आया, डीजीसीए का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड से तुमने क्या किया, क्वालिफाइड होके आया। क्या करने के लिए, स्पेशलाइज्ड टास्क करने के लिए। बिकॉज एनडीटी इज ए स्पेशलाइज्ड टास्क, एक स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस टास्क है। ओके, तो आपको कभी भी डीजी से क्वेश्चन कर सकता है कि मेंटेनेंस जो होता है एयरक्राफ्ट के ऊपर, उसके ऊपर अगर स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस टास्क करना है लाइक एनडीटी, तो वो कौन कर सकता है, बताओ, बोलो यार, कौन कर सकता है। स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं लिखा भाई, ध्यान दिया करो, कंसंट्रेशन। हाँ, जो कि क्वालिफाइड हुआ है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड से। देखो मैं जहाँ पे हाईलाइट करता हूँ ना, वो पॉइंट को ध्यान दिया करो। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिफाइड इन अकॉर्डेंस विथ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स। हमारी ऐसे बहुत सारी बॉडीज है गवर्नमेंट की जिसको डीजीसीए ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, इंटरनेशनल बॉडीज को भी रिकॉग्नाइज कर रखा है। वहां पे जाके उन एनडीटी मेथड्स के ऊपर आप अगर क्वालिफाइड होके आ जाते हो, उसका भी लाइसेंस एग्जाम होता है, वो ही कंडक्ट कराते हैं, डीजीसी नहीं करता है। वहां से क्वालिफाइड होके आते हो तो आप क्या कर सकते हो, एनडीटी कर सकते हो। समझ में आया। लेकिन इस एनडीटी बहुत सारा मेथड्स है, उस मेथड्स में से कुछ मेथड्स है जिसको कैटेगरी B1 B3 लाइसेंस आपने लिया है CR66 के हिसाब से, तो आप कैरी आउट कर सकते हैं। और उस मेथड का नाम है कलर कंट्रास्ट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट। क्या नाम है, कलर कंट्रास्ट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट। ये डीजीसीए में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, डीजीसीए ने पूछ चुका है इसको कि आपको पूछेगा एनडीटी कौन कर सकता है, तो आप बोलोगे जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड से क्वालिफाइड है। लेकिन आपको पूछेगा कि कलर कंट्रास्ट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कौन कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, कैटेगरी B1 और B3 वाला कर सकता है, CR66 के हिसाब से लाइसेंस लिया है तो। हाँ, एनडीटी वाला भी कर सकता है क्योंकि वो स्पेशल इसके लिए ट्रेनिंग होता है ना, तो ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एएमई वालों को ट्रेनिंग लेने के बाद सिर्फ आप एलिजिबल होते हैं एनडीटी का एक ही मेथड करने के लिए, दैट इज डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, कलर कंट्रास्ट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन बाकी सारे के सारे टेस्ट कौन करते हैं, जो एनडीटी से क्वालिफाइड होके आते हैं। समझ में आया। उसके बाद हमारी एयरक्राफ्ट में लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस, ऐसे दो टाइप का मेंटेनेंस होता है कि नहीं, हेलो। यस सर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एयरक्राफ्ट की लाइन मेंटेनेंस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या मेंटेन कर रही है, लाइन मेंटेनेंस कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सर्टिफाइंग स्टाफ रखेगी, वो रखेगी कैटेगरी B1 B2 B3। याद रखना, कैटेगरी B1 B2 और B3, ओके। उनको ऑथराइज करेगी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। 14535 पॉइंट के हिसाब से आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, रिक्वायरमेंट है कि सर्टिफाइंग स्टाफ कैसे बनते हैं। लाइसेंस लेने से नहीं बनते, लाइसेंस लेने के बाद भी 145 की 35 रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ता है। तो वो छोड़ दो, अभी इतना याद रखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइन मेंटेनेंस हो रहा है, तो लाइन मेंटेनेंस के केस में कौन कौन चाहिए,
सर्टिफाइंग स्टाफ कौन कौन बन सकता है? वो डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के ऊपर, लेकिन कौन कौन बन सकता है? B1 भी बन सकता है, B2 भी बन सकता है, या B3 भी बन सकता है। ओके, अभी लाइन मेंटेनेंस में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क करके उस स्पेसिफिक टास्क को सर्टिफाई करने के लिए, म्यूट कर दो, कुछ स्पेसिफिक टास्क को करके सर्टिफाई करने के लिए हम कुछ लाइसेंस कैटेगरी बना है। आपको याद है जब मैं 66 पढ़ाया था, उसका नाम है कैटेगरी ए और कैटेगरी B2, याद है? माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, याद है? यस सर। याद है ना? तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टास्क, पूरा का पूरा नहीं, उसके ऊपर हम ट्रेन करेंगे, किसको? कैटेगरी ए और कैटेगरी B2 वाले को, ठीक है? ट्रेन करके उन सर्टेन नंबर ऑफ टास्क के लिए उनको क्या बनाएंगे? टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ। देखो नाम ही इंडिकेट करता है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ टास्क को ही कब? लाइन मेंटेनेंस के केस में सर्टिफाई कर पाएंगे, क्या करके? मेंटेनेंस करके। तो इनको बोलते हैं टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ, TTCS, ठीक है? टास्क ट्रेनर सर्टिफाइड। ये पूरा एयरक्राफ्ट को रिलीज नहीं करते हैं, पूरा एयरक्राफ्ट को रिलीज करना लाइन मेंटेनेंस का किसका काम है? B1 B2 B3 वालों का काम है, ठीक है? लेकिन आपको अगर कुछ टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ रखना है जो कि छोटे छोटे कुछ कुछ लेवल, थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट काम कर देंगे और उसको सर्टिफाई कर देंगे और वो जाके मेन सर्टिफाइंग स्टाफ को रिपोर्ट कर देंगे, तो उनके लिए तुम्हें किन को रखना पड़ेगा? टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ। और वो क्या काम करेंगे? सिर्फ सिंपल माइनर लाइन मेंटेनेंस करेंगे, सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन करेंगे, ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे। और ये जो है ना कैटेगरी ए और कैटेगरी B2, यहाँ पे 66 20A1 दिया है, 20A3B दिया है, ये कैटेगरी ए और B2 के बारे में बोल रहा है, ठीक है? देख लेना जाके 66 में वो ही मिलेगा, रेफरेंस दिया है इस लाइन का, ये जो मैंने अभी ग्रीन में हाईलाइट किया देखो, ठीक है? ये कैटेगरी ए और कैटेगरी B2 की बात कर रहा है, जिनको तुम टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ बनाओगे। ओके, कहाँ पे बनाओगे? लाइन मेंटेनेंस में कि बेस मेंटेनेंस में? लाइन मेंटेनेंस में, ठीक है? तो लाइन मेंटेनेंस में इनको टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ बनाओगे तो पूरा एयरक्राफ्ट का नहीं बनते हैं, ये कुछ ही बनते हैं, और ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसको? B1 B2 B3 सर्टिफाइंग स्टाफ को, जो कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट का लाइन मेंटेनेंस का सर्टिफाइंग स्टाफ है। समझ में आया? अभी हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ डाउट है, पूछना चाहता है? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ सर, वो कार 66 पता चला तो बोल रहे थे कि B1 B2 और B3 टाइप ट्रेनिंग एंड टाइप एग्जाम देंगे इन बोथ लाइन एंड बेस मेंटेनेंस। हाँ, तो हम बेस मेंटेनेंस में कहाँ गए हैं? अभी तो लाइन मेंटेनेंस में है ना, तो यहाँ पे लाइन मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं ना B1 B2 B3। नो बट इधर ओनली कैट ए एंड कैट B2 करके दिया है ना। हाँ, कैट ए जो दिया है, सुनिए 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 सुनिए, कैट ए दिया है ना लाइन मेंटेनेंस में CRS देंगे बोल के, हाँ कि नहीं? वो किसके लिए देंगे? माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस के लिए देंगे, और माइनर शेड्यूल सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन देंगे इन द केस ऑफ लाइन मेंटेनेंस। लाइन मेंटेनेंस में ही दे रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ सम टास्क के लिए ही वो CRS दे रहे हैं मेंटेनेंस करके। समझ में आया? लेकिन पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट का लाइन मेंटेनेंस का रिलीज करना है तो उसके इसमें हमको B1 B2 B3 को लाना है, क्योंकि वही टाइप ट्रेनिंग करते हैं। टाइप ट्रेनिंग कैटेगरी ए कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था ना, तो उसको पूरा एयरक्राफ्ट का कैसे बना सकते हैं हम? यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टास्क को इन द केस ऑफ लाइन मेंटेनेंस सर्टेन नंबर ऑफ टास्क को ही करके सर्टिफाई करेगा। समझ में आया सर?
तो ये हो गया लाइन मेंटेनेंस। तो लाइन मेंटेनेंस केस में बहुत सारा काम होता है, बहुत रेस्पॉन्सिबल काम होता है, और लाइन मेंटेनेंस बिफोर फ्लाई होता है तो बहुत क्रिटिकल बन जाता है। इसीलिए हमने कैटेगरी ए बनाया और कैटेगरी बी का भी चांस दिया है कि वो जाके क्या बन सके, टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ बन सके और कुछ टास्क को ही सर्टिफाई कर सके। तो इससे क्या होता है, आराम होता है हमारी जो पूरी एयरक्राफ्ट का सर्टिफाइंग स्टाफ है उनको। ठीक है, तो लाइन मेंटेनेंस में दो टाइप का सर्टिफाइंग स्टाफ रहते हैं, एक पूरा एयरक्राफ्ट का सर्टिफाइंग स्टाफ लाइन मेंटेनेंस का, और एक कुछ टास्क ट्रेनर सर्टिफाइंग स्टाफ कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टास्क के लिए लाइन मेंटेनेंस केस में। ये हो गया लाइन मेंटेनेंस। अभी आते हैं बेस मेंटेनेंस केस में। इन ये दिया है पैराग्राफ नंबर एच में, क्या बोला है, एनी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट वेयर स्टेटेड अदरवाइज। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पैराग्राफ जे, इन द केस ऑफ बेस मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट, क्या बोल रहा है कि आप बेस मेंटेनेंस कर रहे हो किस एयरक्राफ्ट का, किस एयरक्राफ्ट का, मतलब लार्ज या कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट का कर रहे हो, तो उस केस में सर्टिफाइंग स्टाफ, टाइप रेटेड सर्टिफाइंग स्टाफ कौन बनेगा, बनेगा कैटेगरी सी। वही पूरा एयरक्राफ्ट को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन वो जब मेंटेनेंस हो रहा होगा बेस मेंटेनेंस में, उनको हेल्प करने के लिए कौन चाहिए, कौन चाहिए, बोलो, सपोर्ट स्टाफ चाहिए ना। ये सपोर्ट स्टाफ, आज ये सपोर्ट स्टाफ कौन काम करेगा, B1 B2। तो B1 B2 वाले क्या करेंगे, उस एयरक्राफ्ट का कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम के ऊपर काम करके सर्टिफाई कर देंगे, सर्टिफाइंग स्टाफ बन जाएंगे कुछ नंबर ऑफ टास्क को। तो ये क्या काम कर रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हैं। और किसको हेल्प कर रहे हैं, कैटेगरी सी सर्टिफाइंग स्टाफ को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो कैटेगरी सी वाला सर्टिफाइंग स्टाफ ही इन द केस ऑफ बेस मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट क्या देगा, सीआरएस देगा। तो आपको कभी भी पूछा जाए, याद रखना, आप मेंटेनेंस में काम करेंगे तो बेस मेंटेनेंस की केस में कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट है तो उस केस में कैटेगरी सी बनेगा तुम्हारा, क्या क्या बनेगा, बोला करो, सर्टिफाइंग स्टाफ। और सपोर्ट स्टाफ कौन बनेंगे, B1 B2 लाइसेंस होल्डर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एक रजिस्टर बनाएगी, रजिस्टर मतलब एक नोटबुक बना दे, हाँ कि नहीं, उस रजिस्टर में कितने सर्टिफाइंग स्टाफ है, कितने सपोर्ट स्टाफ है, B1 B2 का पूरा लिस्ट होगा उसमें। ओके, कौन सा एयरक्राफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें लिखा जाएगा। कैटेगरी सी वाला इस केस में जो सर्टिफाइंग स्टाफ बना है, किस केस में, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट के केस में, वो इंश्योर करेगा कि मेरे पास जो B1 B2 वाला काम कर रहे हैं, जो पैराग्राफ 1 में हम पढ़े, यहाँ पे पढ़े ना, ये पैराग्राफ में कैटेगरी B1 B2 क्या कर रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हैं, have been met that all work required by the customer has been accomplished during the particular base maintenance check or work package। देखो, हर एक ऑपरेटर क्या करता है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, क्या करता है, अपना एयरक्राफ्ट देता है मेंटेनेंस करने के लिए, देता है कि नहीं। तो जो वो ऑपरेटर या कस्टमर ने जो एयरक्राफ्ट दिया है उसमें जितना भी मेंटेनेंस चाहिए, ये जो सपोर्ट स्टाफ है कौन, B1 और B2 वाले, वो मेंटेनेंस किए हैं कि नहीं, वो मेंटेनेंस जो जो चाहिए वो सारे किए हैं कि नहीं, उसको इंश्योर करेगा। और वो सीआर के हिसाब से किए हैं कि नहीं, इंश्योर करेगा। इंश्योर करने के बाद ही वो क्या देगा, क्या देगा, सीआरएस देगा। इसका मतलब काम कौन कर रहा है बेस मेंटेनेंस की केस में, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट की कैटेगरी B1 B2 वाले काम कर रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ पूरा खट रहे हैं वर्कर जैसा।
आगे नहीं, सर्टिफाइंग स्टाफ होते हुए भी ये खट रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में मेन सर्टिफाइंग स्टाफ कौन है बेस मेंटेनेंस के केस में कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट का? कौन है? कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी के नीचे ये B1 B2 वाले आज सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हैं, और ये जितने भी काम करेंगे उनको एसेस करेगा ये कौन? कैटेगरी सी। असेसमेंट करने के बाद, चेकिंग करने के बाद पता चला सही तरीके से कंप्लाइसमेंट हुआ है, ऑपरेटर को जितना मेंटेनेंस चाहिए, जितना ये चाहिए, सब कुछ हुआ है, तो ये फिर सीआरएस देगा। ये था बेस मेंटेनेंस की केस में कौन सा एयरक्राफ्ट का? कौन सा एयरक्राफ्ट का? कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट का। अगर हम बात करें बेस मेंटेनेंस के केस में कौन सा एयरक्राफ्ट अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट? कौन सा एयरक्राफ्ट अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट? मतलब जो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट नहीं है, स्मॉल एयरक्राफ्ट है या जो नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट है, उनके केस में सर्टिफाइंग स्टाफ कौन बन सकता है? कैटेगरी B1 B2 और कौन? B3। तो अभी पता चला B1 B2 B3 वाले कहां पे सर्टिफाइंग स्टाफ बनते हैं, आगे नहीं? और ये कब बनेंगे सर्टिफाइंग स्टाफ? 66 के हिसाब से लाइसेंस लिए होंगे और 145A 35 की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे होंगे। याद रखना, कभी भी किसी को सर्टिफाइंग स्टाफ बनना है तो वो लाइसेंस भी लिया होगा टाइप रेटेड और 145A की 35 रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेगा। 35 रिक्वायरमेंट क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखो और दिया है, और लिखा है, देख रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे कैटेगरी B1 B2 B3 में से कोई भी सर्टिफाइंग स्टाफ बन सकता है बेस मेंटेनेंस की केस में फॉर नॉन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट के लिए। और इस केस में और कौन भी बन सकता है? कोई अगर कैटेगरी सी अप्रोप्रिएटली टाइप रेटेड सर्टिफाइंग स्टाफ है तो क्यों बन सकता है भाई बताओ? क्योंकि ये अगर लार्ज कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट के केस में पूरा सर्टिफाइंग स्टाफ बनता था एयरक्राफ्ट का, तो इस केस में तो आराम से सर्टिफाइंग स्टाफ बन सकता है ना, बन सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे सबसे बड़ा लाइसेंस में 66 पढ़ाते टाइम क्या बोल रहा था, कौन सा लाइसेंस है? कैटेगरी सी। ओके, तो कैटेगरी सी बेस मेंटेनेंस की केस में कॉम्प्लेक्स हुआ तो कैटेगरी सी ही सब कुछ है। और सपोर्ट स्टाफ कौन है? कौन है? B1 B2 अगर हाँ, अगर नॉन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट हुआ तो कौन सर्टिफाइंग स्टाफ बन सकता है? B1 B2 B3 एंड कैटेगरी सी। और कैटेगरी सी और है B1 और B2 और B3 और कैटेगरी सी, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करता है। अगर वो एयरक्राफ्ट किस कंडीशन में आ रहा होगा, 2000 kg एंड बिलो, नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन और पिस्टन इंजन आ रहा होगा, तो उसके लिए सर्टिफाइंग स्टाफ कौन बनेगा? B3 बनेगा। ओके, मैं इसलिए आपको पूछा। म्यूट कर दो। उसके बाद आते हैं हम कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ के बारे में। किसके बारे में आएंगे? कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ। कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ CR66 के हिसाब से कैसे बन रहे थे तुमको पढ़ा है कि नहीं? कौन सा सब पार्ट में पढ़ा है CR66 का सब पार्ट? अरे यार बोला करो। अबे यार कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तुम्हें? अगर कंपोनेंट्स का सर्टिफाइंग स्टाफ बनना है, कंपोनेंट का मेंटेनेंस करना है, तो CR66 में सब पार्ट सी नहीं पढ़ाया क्या यार? कंपोनेंट। हाँ, तो उसके लिए उनको क्या मिलता था? क्या मिलता था? जो भी कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ बनते थे भाई, लेकिन उनको मिल क्या रहा था? भूल गए? पढ़ते नहीं हो कभी? उनको मिल CRS तो मेंटेनेंस करने के बाद देते हैं बे, पागल जैसे बोल रहे हो। वो मिल रहा था उनको ऑथराइजेशन। कोई तो बोला अभी बीच में। ओके गुड। तो
कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ बनना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपको ऑथराइजेशन कैसे मिलेगा, वो CR-66 सब पार्ट सी में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था मैं, वो तो भूल जा रहे हो। CR-145 और CRM by सब पार्ट एफ। आप CR-145 CRM कहाँ से लेके आए सर? वो ऑथराइजेशन, हाँ वो अगर CRM में काम कर रहा होगा, CRM सब पार्ट एफ एएमओ में, तो CRM सब पार्ट एफ एएमओ उसको ऑथराइजेशन दे देगा। अगर वो CR-145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा तो CR-145 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑथराइजेशन देगा। क्या काम करने के लिए? कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ बनने के लिए। कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ बनने के लिए आपको लाइसेंस हमेशा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये था कंपोनेंट के बारे में। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ जे में। पैराग्राफ जे में ये 1 और 2 पैराग्राफ क्या दिया है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बोला है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड लोकेटेड है, इंडिया के बाहर है। कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया में है। तो आप सीधा का सीधा वहां उस कंट्री का एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? यस सर, यस सर। तो उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो पढ़ के लाइसेंस ले रहा होगा उसको आप सर्टिफाइंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, लाइन मेंटेनेंस में, बेस मेंटेनेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। ये DGCA ने आपको ऑफर दे दिया है। समझ में आया? यस सर। ओके, इसके अलावा कभी कभी हमारा एयरक्राफ्ट आउट ऑफ बेस रहता है, मतलब जहां मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में वहां नहीं रहता है। कभी कभी हमको कुछ मैंडेटरी एयरवर्नेस डायरेक्टिव, मतलब कुछ मैंडेटरी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, रिपीटेटिव प्री फ्लाइट एडी बोलते हैं या सिर्फ एडी भी बोलते हैं। कुछ स्पेसिफिक टास्क आ जाते हैं जिनको एयरक्राफ्ट के ऊपर उस टाइम पे करना ही है, नहीं तो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेगा। तो उसको करने के लिए पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन किसको ट्रेन करती है? ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है। किसको देती है? किसको देती है? ऑर्गेनाइजेशन में एक कमांडर रहता है हर एक एयरक्राफ्ट का, और हर एक एयरक्राफ्ट का एक फ्लाइट इंजीनियर रहता है। हर एक एयरक्राफ्ट का एक कमांडर रहता है, एक फ्लाइट इंजीनियर रहता है। सबको फ्लाइट क्रू ही बोलते हैं। ओके, तो उनको एक ऑथराइजेशन देती है। सफिशिएंट ट्रेनिंग देने के बाद क्या ऑथराइजेशन है? लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन। मैं आपको पूछूं लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन किसको दिया जा रहा है तो तुम क्या बोलोगे? कमांडर और फ्लाइट इंजीनियर। कमांडर एंड और नॉट, इसलिए तो मैं पूछा जानबूझ के, तुम और बोलोगे। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इस जगह में जो हाईलाइट कर रहा हूं, तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं है ज्यादा। कमांडर एंड और फ्लाइट इंजीनियर दोनों को मिला के दिया जा सकता है, दोनों में से किसी एक को भी दिया जा सकता है। एंड और मतलब एंड मतलब दोनों को, और फिर और लिखा मतलब दोनों में से किसी एक को। ओके, एंड और इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, एंड और। ओके, तो लिमिटेड सर्टिफिकेशन दोनों में से किसी एक को भी दिया जा सकता है या दोनों को भी दिया जा सकता है। किस काम के लिए दिया जा सकता है? मैं मार्क कर रहा हूं, तुम्हें बोलना पड़ेगा। स्पेशलाइज्ड, तुम देखते नहीं हो स्क्रीन पे मैं क्या मार्क कर रहा हूं? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ मैंडेटरी मेंटेनेंस एक्शंस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव प्री फ्लाइट एडी। कुछ रिपीटेटिव प्री फ्लाइट एडी क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव प्री फ्लाइट एडी। एडी मतलब एयरवर्नेस डायरेक्टिव। एयरवर्नेस डायरेक्टिव मतलब देखो नाम ही बता रहा है, एयरवर्नेस डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मींस इन द सेंस ऑफ ऑर्डर। ओके, मतलब एयरवर्नेस के लिए एक ऑर्डर आ गया कि आपको एयरक्राफ्ट के ऊपर वो चीज करना ही है, नहीं तो फ्लाई नहीं कर पाओगे। और कुछ स्पेसिफिक टास्क आ जाते हैं जिस केस में वो एयरक्राफ्ट मेन बेस से बाहर होता है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है, वहां पे सिर्फ लैंड किया है कुछ पैसेंजर लेने के लिए, फिर से वो आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना है? क्या करना है? वहां पे मान लो ऐसे कहीं पे किस कारण की वजह से लैंड कर गया और वहां पे ये काम जरूरत पड़ गया, अगर वो
पायलट कर सकता है तो कमांडर या फ्लाइट इंजीनियर को ऑथराइजेशन दिया जा रहा है, उसका नाम है लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन। ओके, और ये लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन इसी के लिए दिया जा रहा है क्योंकि वो इस प्री फ्लाइट एडी कुछ मेंटेनेंस टास्क है, मैं आगे जाके एएमसी में बताऊंगा कि कमांडर के लिए कौन सा मेंटेनेंस टास्क है, फ्लाइट इंजीनियर के लिए कौन सा मेंटेनेंस टास्क है, जिनके ऊपर ट्रेनिंग देके उनको परमिट किया जाएगा इस लिमिटेड सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन के अंडर कि वो काम को वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। और इसका पूरा प्रोसीजर मेंटेनेंस एक्सपोजिशन में रहेगा, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन में इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा कि उनको ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, उनको कितना आवर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको कौन सी चीजों के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि ऐसे का कभी काम आ जाए तो वो कर ले। और आज का सबसे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, ये लास्ट के बाद पर्सनल रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम कल से क्या पढ़ेंगे, उस हर एक पर्सन का एएमसी पढ़ेंगे। नहीं, सर्टिफाइंग स्टाफ नहीं पढ़ेंगे, हम एएमसी पढ़ना बाकी है। और एक केस आता है, कभी कभी अनफोर्सिन केस आता है एयरक्राफ्ट में। अनफोर्सिन केस मतलब मान लो आप भोपाल टू दिल्ली जा रहे हो या मुंबई टू दिल्ली जा रहे हो, आपका प्लान था मुंबई से निकलना दिल्ली तक जाना, बीच में कहीं पे उतरना नहीं है। मान लो मुंबई टू दिल्ली जाने के बीच में कानपुर में आपको उतरना पड़ा क्योंकि आपकी एयरक्राफ्ट में क्या आ गया, कोई ना कोई खराबी आ गया, तो एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड हो गया बोला जाएगा। क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया, इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई। उस केस में हमारा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कानपुर में होगा क्या, नहीं होगा ना, हाँ कि नहीं बोलो, नहीं होगा, क्योंकि हमारे को कानपुर से क्या लेना देना है, हमारा मेंटेनेंस बेस होगा दिल्ली में या मुंबई में, मेरी एग्जांपल के हिसाब से। तो उस केस में हमारी जो मेन बेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कानपुर में, जहां पे एयरक्राफ्ट क्या हुआ है, ग्राउंडेड हुआ है, वहां की कोई मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई पर्सन को, एम्प्लॉय को, या कोई दूसरा कोई पर्सन मिल जाता है जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उस टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर, उसको क्या देगा, वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन दे देगा। तो मैं पूछूंगा वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन कौन दे रहा है, हमारा एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है या कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन किसको दे रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का किसी एम्प्लॉय को दे रहा है या कोई और पर्सन को दे रहा है जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो उस टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर मेंटेनेंस करके, किसको दे रहा है, और किसी को जिसके पास 5 इयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो किसको देगा, उस एयरक्राफ्ट का जो सिमिलर टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स के ऊपर जो मेंटेनेंस करके है, उस टाइप का पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में है, वो क्या करेगा, उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन की पर्सन को दे सकता है कि भाई जा सर्टिफाई कर ले, मेंटेनेंस कर ले, जो प्रॉब्लम आया सॉल्व कर ले। दूसरा चीज क्या है कि कोई और पर्सन को वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेगा, क्यों ढूंढेगा, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मेंटेनेंस को कंप्लीट करने का। तो उस दूसरा पर्सन के पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो उस टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर, उस एयरक्राफ्ट की लाइसेंस को इकाओ लाइसेंस बोल के, इकाओ एक्सेप्ट कर रहा होगा कि ये एक मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस है बोल के, तो वो भी आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीआरएस दे सकता है। समझ में आया। तो मैं पूछूंगा वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन किस केस में दिया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, वेरी गुड, वेरी नाइस, अनफोर्सिन केस में वन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन दिया जाता है, लेकिन कौन देता है, तो तुम क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्टेड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन देता है। किसको देता है, तो वन ऑफ इट्स हमारे एयरक्राफ्ट,
हाँ वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, हाँ, वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, यहाँ पे और लिखा है, देखो इस जगह में और लिखा है, मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया, देखो चीजें ध्यान दिया करो, यहाँ पे और लिखा है। उसका एम्प्लॉय कोई नहीं होगा उस टाइप का टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट के ऊपर मेंटेनेंस करने के लिए, तो वो कोई दूसरा पर्सन ढूंढेगा वहां का। वो उस पर्सन के पास कितना होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रहना चाहिए, नॉट लेस देन 5 ईयर, और वो इकाऊ लाइसेंस हो, इकाऊ उस लाइसेंस को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो उसको मेंटेनेंस करने के लिए दे देंगे। समझ में आया? तो मेंटेनेंस करके जब मेन बेस में रिपोर्ट आ जाएगा, सॉरी एयरक्राफ्ट आ जाएगा, तो इस फैक्ट को, ये जो अनफोर्सिन केस आया था, मेंटेनेंस में जो गड़बड़ी हुआ था या किसी भी कारण की वजह से एयरक्राफ्ट में जो प्रॉब्लम आया था, वो प्रॉब्लम आया था बोल के कानपुर में, कहां से कहां जा रहे थे हम, मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, हमारा तो प्लान था नहीं कानपुर में उतरने का, फिर भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आया, सिचुएशन हुआ, एयरक्राफ्ट उतरा बोल के, ये चीज को अनफोर्सिन केस को डीजीसी को रिपोर्ट करना है विद इन 7 डेज। आज सुन आज तो रिपोर्ट हो ही जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना डेज के अंदर रिपोर्ट करना है, 7 दिन के अंदर, ताकि डीजीसी है, हाँ हाँ 7 डेज के अंदर रिपोर्ट करना है। कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, तो हाँ बोल, जैसे ये वन पर्सन विद नॉट लेस देन 5 ईयर मेंटेनेंस, इसमें रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं चाहिए क्या सर? क्या बोल रहे हो? 1 पर्सन, जैसे वो वन पर्सन 5 ईयर्स वाला आपने बताया ना सर, इसके पास 5 ईयर्स का मेंटेनेंस होना चाहिए और इकाओ के हिसाब से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस, तो उसमें कोई रिसेंट एक्सपीरियंस जैसे ऑब्वियसली कल मैंने बताया था ना 66 पढ़ाते टाइम कि कि कभी भी आप कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी स्टाफ हो, कोई भी सर्टिफाइंग स्टाफ हो, ये भी एक सर्टिफाइंग स्टाफ होगा, हाँ कि नहीं, एम ही होगा, ये सर्टिफाई कर रहा होगा, तो इसके पास रिसेंट एक्सपीरियंस कितना होगा, जितना इसको मेंशन किया जाता है पिछले 2 साल में 6 महीने की रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने लाइसेंस लेते टाइम बोला था कि आपको जितना एक्सपीरियंस चाहिए उसमें से 1 साल रिसेंट एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा आगे, आगे सब बताया जाएगा कि जब भी आप सर्टिफाइंग स्टाफ मानते हो, सर्टिफाइंग स्टाफ तो अभी हम पढ़े नहीं ना, सपोर्ट स्टाफ सर्टिफाइंग स्टाफ के बारे में हम पढ़े क्या, वो 35 में पढ़ेंगे, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अभी आप जब भी किसी को ऑथराइज करते हो एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करके, उसके पास लाइसेंस है और एक्सपीरियंस है बोल के, वो जब सर्टिफाई करता है ना, तो सर्टिफाई करते टाइम उसका पिछले 2 साल की हिस्ट्री में जाएंगे, और 2 साल में मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, मिनिमम 6 मंथ्स, वो आगे बताएगा, रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और नहीं होता है तो उसको मेंटेनेंस सर्टिफाई करने के लिए दिया नहीं जाता है। ओके, तो ये जो अनफोर्सिन केस हो गया, इसको तुम्हें रिपोर्ट करना है डीजीसीए को, और जब वो एयरक्राफ्ट आपका मेन बेस में आ जाता है, उसको क्या करना है, रीचेक करना है, एयरक्राफ्ट को क्या करना है, जिस सिस्टम में प्रॉब्लम आया है उस सिस्टम में रीचेक करना है आपका मेन बेस के द्वारा। ठीक है, जरूरी पड़ा तो फ्लाइट टेस्ट भी करवा सकते हो, इतना चीज है। तो आपका मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में इतना टाइप का पर्सन रहते हैं, अप टू ए से लेके पैराग्राफ जे तक, ए से लेके ई एफ जी एच एच आई जे तक। समझ में आया? तो इसको मैं कल पढ़ाने से पहले एक बार रिवाइज कर दूंगा कि कितने टाइप का पर्सन्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप का पर्सन्स रहते हैं अप टू जे तक। तो कल इसको पढ़ लेना, मैं इसका पीडीएफ स्प्लिट करके लगाऊंगा, ठीक है, पर्सनल रिक्वायरमेंट का। जो आज नया आए हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी पढ़िए, इसका ग्रुप में दिया हूँ पीडीएफ, फिर से मैं इसको लोड करता हूँ, ठीक है, जो डाउट आएगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं। ओके सर, कल एग्जाम होगा सर? कल नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बताऊंगा एग्जाम के लिए आपको, मैं प्लान करूंगा, आप लोग उतना नहीं पढ़े हैं कि जितने में आप एग्जाम दे सके। ठीक है, चाहिए तो ले लूंगा, चाहते हो क्या सब लोग? नो सर।
हाँ, तो मैं ले लूंगा टेस्ट, सफिशिएंट लूंगा आपका, टेंशन मत लो। अभी 145 को थोड़ा खत्म कर देते हैं, एक हफ्ते में, 10 दिन लगेगा। ओके, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? वीकली एक दो दो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो, किसी का कोई डाउट है आज का? ओके सर। नो सर। ठीक है, एंड करो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। पेज नंबर 21 से लेके पेज नंबर 24, 21 से लेके 24 तक।